हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग नंबर 19। हम लोग पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। चलो स्टार्ट करते हैं। टू बी और टू डू इन दिस फॉर्मेटिव पीरियड द सोल इन दिस फॉर्मेटिव पीरियड द सोल इज अनसॉइल्ड बाय वॉरफेयर विद द वर्ल्ड. It lies like a block of pure, uncut Parian marble, ready to be fashioned into what? Orison Sweet Marden. ऑरिसन स्वीट मार्डन ने बोला है, जब ये फॉर्मेटिव पीरियड हमारा चलते रहता है, जब हम लोग कुछ बनना शुरू करते हैं और कुछ बनते रहते हैं, इस फॉर्मेटिव पीरियड में हमारा सोल, जो हमारा आत्मा होता है, वो बिल्कुल ही वॉरफेयर में होता है। दुनिया के साथ में ऐसा लगता है हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ, और वो हमारा जो आत्मा है वो बिल्कुल ही एक मार्बल, कच्चे मार्बल की तरह होता है, जिसको हम लोग किसी भी आकार में डाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम लोग उस हमारे आत्मा के मार्बल को, हमारे सोल के मार्बल को कौन से आकार में, कौन से शेप देंगे। तो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. One of the most influential strategists and practitioners in the modern warfare is someone most people never heard of. His name was John Boyd. तो जॉन बॉयड नाम का एक मॉडर्न वॉरफेयर का स्ट्रैटेजिस्ट और प्रैक्टिशनर था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं है. ही वॉज ट्रूली अ ग्रेट फाइटर पायलट बट एन इवन बेटर टीचर एंड थिंकर. जॉन बॉयड एक बहुत ही अच्छे फाइटर पायलट थे, लेकिन वो फाइटर पायलट होने से ज़्यादा अच्छे टीचर थे और एक ज़्यादा अच्छे थिंकर थे, मतलब सोचते बहुत अच्छा थे. आफ्टर फ्लाइंग इन कोरिया ही बिकेम द लीड इंस्ट्रक्टर एट एलीट फाइटर वेपन्स स्कूल एट नेलिस एयरफोर्स बेस. तो कोरिया में फ्लाइंग करने के बाद, फ्लाइंग मतलब प्लेन चलाने के बाद, वो फाइटर वेपन स्कूल था एक नेलिस नाम के जगह पे, नेलिस एयरफोर्स बेस में जो स्कूल था, फ्लाइंग स्कूल, वहाँ के वो लीड इंस्ट्रक्टर मतलब सब इंस्ट्रक्टर लोग के लीडर बन गए. कौन? जॉन बॉयड. ही वॉज नोन एज 42nd बॉयड. उनका नाम ऐसा, मतलब उनको लोग बहुत फेमसली उनको सब लोग बोलते थे 42nd बॉयड. इसका मतलब क्या था? मीनिंग दैट ही कुड डिफीट एनी अपोनेंट फ्रॉम एनी पोजिशन इन लेस देन 40 सेकेंड्स. तो उनको 42nd बॉयड इसके लिए बोलते थे क्योंकि वो इस बात के लिए फेमस थे कि वो कोई भी दुश्मन को, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई भी पोजीशन पे हो या कोई भी अपोनेंट हो, उसको 40 सेकेंड से कम में वो हरा देते थे. इतने फास्ट थे, इतना अच्छा उनको एयरप्लेन उड़ाने आता था. और एयरप्लेन ऐसा वैसा नहीं, फाइटर प्लेन. A few years later he was quietly summoned to the Pentagon where his real work began. कुछ साल के बाद उनको वो नेलिस एयरफोर्स बेस के जो स्कूल था, स्कूल से उनको ट्रांसफ़र किया गया और उनको पेंटागन भेजा गया, और जहाँ पे उनका असली कामकाज शुरू हुआ. अभी पेंटागन में जाके असली कामकाज क्या था, चलो बढ़ते हैं. In one sense, the fact that the average person might not have heard of John Boyd is not unexpected. He never published any books and he wrote only one academic paper. अगर एक हिसाब से सोचेंगे, जैसे अभी सवाल पूछ रहे हैं हम लोग कि अगर इतने अच्छे फाइटर पायलट थे तो लोगों के दिमाग में उनकी कोई पिक्चर क्यों नहीं है, कोई उनके बारे में जानता क्यों नहीं है? ये बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई बुक भी नहीं लिखा और सिर्फ एक ही एकेडमिक पेपर मतलब रिसर्च पेपर लिखा था. Only a few videos of him survive and he was rarely if ever quoted in the media. उनके बस थोड़े बहुत ही वीडियोस है और कभी कभी उनको मीडिया में उनका नाम भी आता था. मीडिया में भी लोग उनका ज़्यादा नाम लेते नहीं थे. तो थोड़े बहुत वीडियोस है, एक एकेडमिक पेपर है और प्लस 2-3 वीडियोस, थोड़े बहुत वीडियोस में दिख जाते हैं. मीडिया में भी 2-3 ही उनके ऊपर आर्टिकल्स छपा हुआ ज़्यादा नहीं है. इसके लिए ऑब्वियस बात है कि सब लोग उनके बारे में नहीं जानते और मोस्टली सब लोग को पता ही नहीं है. Despite nearly 30 years of impeccable service, Boyd wasn't promoted Despite nearly 30 years of impeccable service, Boyd wasn't promoted above the rank of colonel. 30 साल तक उन्होंने जान लगा के मेहनत किया, सर्विस दिया एयरफोर्स को, लेकिन फिर भी उनका प्रमोशन जो था कभी भी कॉलोनल के ऊपर वाले पोस्ट पे कभी भी नहीं हुआ. लास्ट पोस्ट जो उनको मिला था वो क्या था? कॉलोनल का, मतलब कर्नल जिसको हम लोग बोलते हैं. On the other hand, his theories transformed maneuver warfare in almost every branch of the armed forces, not just in his own lifetime but even more so after. तो प्रमोशन तो नहीं मिला, लेकिन उनका जो थियोरीज था वॉरफेयर का, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ते थे कि 40 सेकंड में ही कोई भी अपोनेंट को हरा देते थे, कहीं से भी कोई भी पोजीशन से हरा देते थे, उसके ऊपर आर्म फोर्सेस के हर एक ब्रांच के ऊपर असर पड़ा और सब लोग ने मैन्यूवर वॉरफेयर सीखा. और उनके लाइफ टाइम में ही बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके वॉरफेयर को लेके इंस्पिरेशन लेके सीखा, प्लस उनके मरने के बाद भी सीखते रहे. सोचो, एक ऐसा फाइटर पायलट जो 40 सेकंड में
अपने अपोनेंट को हरा देते थे, कितना अच्छा लड़ते रहेंगे. His primary, the F-15 and F-16 fighter jets, which reinvented modern military aircraft, were his pet projects. तो F-15 और F-16 जो फाइटर जेट्स थे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ये जेट को डिज़ाइन करने के लिए भी इनको बोला गया था और ये इनके पेट प्रोजेक्ट्स थे. मतलब वो साथ में वो काम करते थे. एक साइड तो वो इंस्ट्रक्टर का काम करते थे, दूसरे साइड ये F-15 और F-16 फाइटर जेट बनाते थे. तो पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, उसको री इन्वेंट किया. मतलब इनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा था लड़ाई करने का कि उन्होंने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोई फाइटर जेट को ही चेंज करके रख दिया. His primary influence was an advisor through legendary briefings. He taught and instructed nearly every major military thinker in a generation. तो मेन इन्फ्लुएंस वो एडवाइज़र की तरह था. मतलब पूरे के पूरे एयरफोर्स में अगर लोग उनको जानते थे तो एडवाइज़र की तरह जानते थे. जब तक ये ज़िंदा थे ऑलमोस्ट हर एक जनरेशन के एयरफोर्स वाले जो स्ट्रेटेजिक थिंकर लोग थे, सब लोग को उन्होंने सिखाया था और सबको इंस्ट्रक्शन दिया था. मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स निकल के आते थे इनके लाइफ टाइम में, सब लोग को आज नहीं तो कल इन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया ही होता था. तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था. तो रियल लाइफ इन्फ्लुएंस था, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं और बुक्स में भी ज़्यादा नहीं था. His input on the war plans for Operation Desert Shield came in a series of direct meetings with the Secretary of Defense, not through public or official policy input. फिर से पढ़ता हूँ एक बार. His input on the war plans for Operation Desert Shield came in a series of direct meetings with the Secretary of Defense, not through public or official policy input. तो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड एक चल रहा था जब ये लड़ाई चल रही थी. तो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में इस लड़ाई में इनका जो भी इनपुट्स था, इनपुट मतलब जो भी इनको सजेशन वगैरह देना रहता था, वो सब सजेशन कभी भी ना ही ये ऑफिशियल पॉलिसी इनपुट से देते थे. मतलब कभी पॉलिसी में दखलंदाजी नहीं करते थे, ना ही कभी लोगों के सामने आते थे. ये डायरेक्ट किससे बातचीत करते थे? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस. मतलब जो सबसे हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, उनके साथ में बैठ के ये पॉलिसी वगैरह डिस्कस करते थे और अपना इनपुट उनको ही देते थे. बोलते थे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने आर्म फोर्सेस को इंस्ट्रक्शन दे दो. His primary means of effecting change was through the collection of pupils he mentored, protected, taught and inspired. उनका वो दुनिया को चेंज करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से चेंज किया. उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा, कोई वीडियोस नहीं बनाए, कभी मीडिया में अपीयरेंस नहीं किया, कभी किसी को सजेशन नहीं दिया. अपने इनके जो पीपल्स थे, मतलब इनके जो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स को ही सिखाते थे, वो स्टूडेंट्स को ही प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, उनको मेंटोर करते थे और उनको इंस्पायर करते थे, ताकि आगे जाके वो लोग ऐसे टाइप की लड़ाई लड़ेंगे जिसमें ये इनको दखलंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. कोई इनकी एडवाइस लेने के लिए आना ही नहीं चाहिए. सोचो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो उनके स्टूडेंट्स जो है उनसे आगे चले जाए. तो वही चीज़ें कोशिश करते थे. कौन? जॉन बॉयड. देयर आर नो मिलिट्री बेसिस नेम्ड आफ्टर हिम. जॉन बॉयड के नाम पे कोई भी मिलिट्री बेस का नाम चेंज नहीं किया गया है, कोई बैटलशिप का नाम भी उनके नाम पे नहीं पड़ा है. ही रिटायर्ड अज्यूमिंग दैट he'd be forgotten and without much more than a small apartment and a pension to his name. He almost certainly had more enemies than friends. तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अज्यूम कर लिया था और उन्होंने सोच के रखा था और बोला भी था कि मुझे भूल जाए लोग, मुझे ना याद रखे तो ही अच्छा है और याद रखने भी नहीं चाहिए. और उन्होंने बोला कि जब वो रिटायर हुए तो रिटायर होने के टाइम पे बस उनके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था, मतलब घर एक रहने के लिए था छोटा सा, और बस पेंशन था उनके नाम पे. बाकी उनके नाम पे कोई बड़ा बुक्स ये वगैरह पब्लिश नहीं हुआ था. और एक्चुअल में देखने के लिए जाएंगे तो उनके दुश्मन ज़्यादा थे और दोस्त कम थे. दिस अनयूजुअल पाथ, व्हाट इफ़ इट वर डेलिबरेट, व्हाट इफ़ इट मेड हिम मोर इन्फ्लुएंशियल, हाउ क्रेजी वुड दैट बी. तो अगर हम लोग आज के टाइम के लेंस से देखें या हम लोग यंग लोगों के लेंस से देखें तो हम लोग को लगेगा क्या पागल आदमी था. इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, फिर भी कभी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया, कभी मीडिया में नहीं आया, कभी बुक नहीं लिखा. अगर लिखता तो बहुत कुछ हो सकता था. लेकिन ये जो अनयूजुअल पाथ है, अगर ये सोच समझ के अगर उन्होंने किया हो तो मतलब प्लानिंग के साथ, वो चाहते ही थे कि मैं ऐसा रहना चाहिए कि मेरा नाम ना हो, मेरे स्टूडेंट्स का ज़्यादा नाम हो, मेरे जाने के बाद मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे बस मेरे को पेंशन मिलना चाहिए और घर मिलना चाहिए. अगर ये ज़्यादा इससे वो ऑनलाइन या वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल हुए तो क्या, तो पूरा का पूरा हमारा जो सोचने का तरीका है वो पूरा अलग हो जाएगा. यही चीज़ ये पार्ट में बताया है कि हम लोग को क्या होना है, टू बी, बराबर, और टू डू. तो या तो हम लोग कोई नाम से आ जाए, जैसे इनके नाम पे कोई मिलिट्री वगैरह बेस नहीं था या फिर कोई वॉरशिप नहीं था, लेकिन काम बहुत था. तो नाम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन काम बहुत ज़्यादा था और वो काम आगे चलते गया. तो अगर
पूरा कॉन्ट्रेरियन व्यू से हम लोग देखें कि हमारा नाम ना हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारा काम जैसा हमने सोचा है वैसे ही काम चलते रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको बोलते हैं असली इन्फ्लुएंस. In fact, Boyd was simply living the exact lesson he tried to teach each promising young icol who came under his wing, who he sensed that had the potential to be something different. The rising stars he taught probably have a lot in common with us. तो अगर फैक्ट की बात देखें तो सच्ची में इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, ये अपने लाइफ को वैसे ही जीते थे जैसा वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे. जितने भी स्टूडेंट आते थे जिसमें इनको पोटेंशियल दिखता था, सबको पिक करके सिखाते थे, और वैसे ही सिखाते थे कि अपने को क्या करना है, हमको लोगों से डिफरेंट रहना है, और जो लोग सब लोग रिकग्निशन और फेम ये सब के पीछे भागते हैं उसके पीछे ज़्यादा भागने का नहीं. तो जो भी ये इनके स्टूडेंट्स थे उनके अंदर हमारे जैसा भी कुछ ना कुछ कॉमन तो है, हमारे अंदर भी ऐसा है, हम भी क्या करना चाहते हैं, हम भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं. तो अगर ये टीचर जो बॉयड है, कौन सा बॉयड, जॉन बॉयड, इनके लाइफ से कुछ सीखने का है, तो मेन टू मेन क्या सीखने का कि काम बोलना चाहिए, नाम थोड़ा कम होगा चलेगा. चलो, तो ये स्टोरी के हिसाब से अभी शुरुआत किया है, और इसमें हम लोग ने सीखा काम ज़्यादा नाम कम होगा तो चलेगा. आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.